तो उस केस में क्या होगा बच्चों, अगर ये अलाउ कर देते हैं तो फिर बेटा होगी जजेस इंक्वायरी सॉरी, इंक्वायरी होगी 3 मेंबर की जुडिशियल समिति पर। सर ये 3 मेंबर की जुडिशियल समिति में कौन कौन होगा बच्चे, इट बिल कंप्राइज यानी कि ये बनी हुई होगी सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट की। फिर से ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब होंगे इसमें, किसी एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, हाई कोर्टों के भी चीफ जस्टिस होते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, अगर 25 हाई कोर्ट है तो 25 चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के अलग होंगे और भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, इसलिए तो उन्हें CJI बोला जाता है। समझ गए, ये द कमिटी बिल कंप्राइज ऑफ ऑल द थीज मेंबर्स, ये सब्सटेंस चेक करेंगे यानी आधारभूत साक्ष्य तय करेंगे कि क्या ऐसा हुआ भी था, और ये अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। बेटा उस रिपोर्ट पर होगी डिबेट, डिस्कशन, वोटिंग। सर ये क्या होता है, सदन में चर्चा, बहस, मतदान। यहाँ कौन सी मेजॉरिटी चाहिए, तो यहाँ विशेष बहुमत चाहिए, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। बेटा ये सबसे खतरनाक मेजॉरिटी होती है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब उदाहरण स्वरूप लोकसभा के 550, ठीक है, तो भैया 550 का आप आधा कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद प्लस 1 कर देंगे यानी 50% प्लस 1, तो आप ये ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाओ स्पेशल मेजॉरिटी पे। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब इससे कंपेयर करा जाएगा, सपोज इधर 272 273 चाहिए हमें, तो इधर 273 हो गया। अब ये जो नंबर है स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 का, तो ये होना चाहिए 273 कम से कम। अगर ये 273 से नीचे जाएगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये सदन में प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा। स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 में कंपैरिजन किया जाता है, प्लस का निशान का मतलब आपस में जोड़ा नहीं जाता, यहाँ कंपैरिजन की बात हो रही है। दोनों सदन में होगा, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। जब 3 मेंबर की न्यायिक समिति इस मामले पे फैसला दे देगी और अगर फैसला फेवर में आया तो मुबारक हो, जज साहब बाहर, और अगर फैसला फेवर में नहीं आया तो जज साहब बच जाएंगे। अरे सर अब हमें समझ आ गया, जज साहब को हटाने के लिए पहले लोकसभा के 110 सदस्य लगेंगे, राज्यसभा के 50 लगेंगे। सर कौन सा अधिनियम है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 है सर। उसके बाद में जाएगा लोकसभा के अंदर लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के अंदर सभापति के पास। सभापति ने अगर अलाउ कर दिया, जहाँ पर वो डिसअलाउ भी कर सकते हैं, तो 3 जजेस की इंक्वायरी होगी। मतलब सोच रहे हैं जज को हटाने के लिए जजेस ही इंक्वायरी करेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। और फिर 2/3 की वोटिंग होगी, फिर सर हट जाएंगे सर आप खांस क्यों रहे हैं सर, बताइए तो। बेटा क्योंकि अगर राष्ट्रपति के पास नाम भेज भी दिया, राष्ट्रपति ने हटा भी दिया, तब भी बेटा अंतिम द्वार ओपन है, विच इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। सर ये क्या होता है, न्यायिक समीक्षा, जो कि आपने पढ़ी होगी आर्टिकल 13 के अंदर। याद आ रहा है आपको, आपने ज़रूर पढ़ा होगा आर्टिकल 13 के अंदर कि जुडिशियल रिव्यू नामक एक चीज़ होती है जो कि वर्णित तो नहीं है पर उसे न्यायिक समीक्षा बोलते हैं। तो सर ये न्यायिक समीक्षा करती क्या है बेटा, ये न्यायिक समीक्षा ज़्यादा कुछ नहीं करती। जुडिशियल रिव्यू का सीधा पावर है कि न्यायालय कहीं भी हस्तक्षेप कर सकती है, कहीं भी। और याद रखिएगा, आपको एक केस से मैं ज़रूर परिचित कराना चाहता हूँ। एक केस का नाम याद रखिएगा जिसका नाम है मिनेर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। इसमें बोला था उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे, ठीक है, YV चंद्रचूड़ साहब। जी हाँ, आप जिनकी बात समझ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक, वर्तमान 50 में CJI के पापा जी, ठीक है, आदरणीय DY चंद्रचूड़ जी के पापा जी, YV चंद्रचूड़, ठीक है। तो बेटा इन्होंने बोला था कि जुडिशियल रिव्यू इज एवरीवेयर, सर्वव्यापी है। सर आपने अभी कुछ देर पहले बताया था कि एक अनुसूची 9 थी, शेड्यूल 9 था, और सर ये जो शेड्यूल 9 है, आपने एक बात और भी बताई थी कि ये जो अनुसूची 9 है सर, इसमें कोई भी विधि चली जाएगी उसकी कभी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। लेकिन बेटा इस केस ने एक लाइन बोली है, दैट लाइन इज एवरीवेयर। क्या लाइन है, एवरीवेयर। तो इवन न्यायिक समीक्षा जो है वो शेड्यूल 9 के ऊपर भी काम करती है। लेकिन याद रखिएगा, जब ये जजमेंट आया था तो इस जजमेंट में 24 अप्रैल 1973 के बाद शेड्यूल 9 में जुडिशियल रिव्यू अलाउ कर दिया था, लेकिन केशव नंदा भारती जजमेंट आने से पहले के मामलों पर जुडिशियल रिव्यू अलाउ नहीं करा था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, तो ये याद रखिएगा। आइए बात कर लेते हैं। अब आपके समक्ष ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार की बात कर लेते हैं कि सर क्षेत्र अधिकार आखिर क्या क्या होते हैं।
तो क्षेत्र अधिकार का मतलब ये होता है कि एरिया। जैसे आपकी भी कुछ कार्य में चॉइस होगी कि आप डॉक्टरी के पेशे में, वकालत के पेशे में, और अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आप यूपीएससी या सिविल जज या सिविल के पेशे में जाना चाहते हैं। तो बच्चे इस तरीके से आपका एक क्षेत्र होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के अंदर 5 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है ओरिजिनल मूल, उसके बाद आता है रिट जिसमें याचिकाएं होती हैं 5 प्रकार की। आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएंगे कि 5 प्रकार की याचिकाएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए हाबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशियो, सर्सरी, मंडमोस, क्यो वारंटो। याद आई? चलो ठीक है, अभी आगे देखते हैं। ओरिजिनल होता है, ये ओरिजिनल क्या होता है, ये रिट क्या होता है, या पीलेट क्या होता है, रिविजनरी क्या होता है, एडवाइजरी क्या होता है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके इनको सॉल्व करते चलते हैं, ठीक है। चलो, ओरिजिनल वाले की बात करने से पहले मैं आपको अनुच्छेद 131 पढ़ाना चाहूँगा। पढ़िए ज़रा ध्यान से। आप चाहे कैमरा को पॉज कर सकते हैं, मैं यहाँ थोड़ा फास्ट पढ़ रहा हूँ। कि संविधान के किसी भी प्रबंध सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस, प्रावधान के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट शैल मैंडेटरी है, टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट के होते हुए के बावजूद भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होगी। पर सर आपने भी कुछ मिनट पहले बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास में कभी डायरेक्ट वाद नहीं जाता। सुप्रीम कोर्ट के पास में जाने से पहले सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जाएंगे। लेकिन बच्चे, सुप्रीम कोर्ट सामान्य नागरिक के वाद को डायरेक्ट नहीं लेता। ऐसी 2 कंडीशन है जो ले सकता है। पहली कंडीशन ये, आप फंडामेंटल राइट के केस में जाओ, एफआर के केस में जाओ। ओके सर, समझ गए। दूसरा बेटा, जब किसी भारत सरकार का एक या एक से ज़्यादा राज्य से टकरार हो जाए, यानी केंद्र का राज्य से टकराओ, केंद्र का राज्य प्लस राज्य से टकराओ, राज्य का राज्य से टकराओ, तो बेटा केंद्र और राज्य अपने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो जाएंगे नहीं। अब आप सोचिए, केंद्र की राज्य से लड़ाई हो गई तो राज्य अपने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला डालेगा, कितना हास्यास्पद लगेगा। तो इसलिए केंद्र और राज्य की लड़ाई में ओरिजिनल जो ज्यूरिसडिक्शन होती है दैट इज टू दी सुप्रीम कोर्ट, ये ध्यान रखिएगा। तो इसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। और दूसरा किस केस में होता है? फंडामेंटल राइट के केस में होता है, फंडामेंटल राइट के केस में होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये बात आई समझ में? आर्टिकल 131 में ये बताया गया है, और आर्टिकल 262 में भी एक अपवाद है कि इंटर स्टेट मामले में नहीं होगा। इंटर स्टेट मामले में ओरिजिनल इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब हम केंद्र राज्य संबंध समझेंगे तब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो पानी के विवाद है ना, जैसे कावेरी रिवर डिस्प्यूट है, तो इसमें पहले दोनों राज्यों को बैठाल करके आपस में समझाया जाता है कि आप सुलह समझौता कर लो, एडीआर में मूव कर जाओ, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्यूसल या रेजोल्यूशन में। तो अगर आप एडीआर में मूव करने के बाद में नहीं सफल होते हो तब आपके लिए मामला है कि आप कोर्ट जा सकते हो, लेकिन आप ओरिजिनली नहीं जाओगे, ये ध्यान रखिएगा। खैर, अब आगे आते हैं। तो दूसरी चीज़ ये समझिएगा कि कोर्ट के अंदर ओरिजिनली कैसे जाया जा सकता है। तो देखिए, अभी मैंने आपको जस्ट पीछे बताया है कि राज्य राज्य, केंद्र राज्य और केंद्र राज्य राज्य, या फिर ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, आप खुद उसका उत्तर दीजिए। एक व्यक्ति खेल देखने गया था फुटबॉल का, फुटबॉल तेज़ी से आई, उसको हिट करी, वो स्टेडियम में टिकट लेकर के बैठा हुआ था और उस बॉल के हिट करने के बाद में उस व्यक्ति की मौत हो गई। क्या स्टेडियम प्रशासन उसकी उस मौत का जिम्मेदार है? अच्छा सवाल है ना, क्योंकि वो व्यक्ति, अगर मान के चलिए स्टेडियम प्रशासन उसकी मौत के लिए जिम्मेदार है बच्चों, तो मेरा प्रश्न ये भी है कि वो व्यक्ति तो अपनी स्वेच्छा से गया था ना, उसको इतना तो पता होना चाहिए था कि कोई रिस्क हो सकती है। भाई फुटबॉल तो फुटबॉल है, खेली जाएगी, किक करेंगे, सारी बातें होती हैं। तो बेटा जब भी कोई ऐसा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है तब सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जा सकता है। किन मामलों में? राजस्व मामलों में, सिविल के मामलों में, क्रिमिनल मैटर्स में, ये याद रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट में अगर आप ओरिजिनली नहीं जा पा रहे हो तो आपके लिए एक और रास्ता है डायरेक्ट एंट्री का, जिसे कहते हैं भैया विशेष अनुमति याचिका, स्पेशल लीव पिटीशन। ये स्पेशल लीव पिटीशन क्या करती है? तो बेटा इसमें आप सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पूर्व में एक प्रश्न लिख के भेज रहे हो कि मेरा जो वाद है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट के अंदर एक मेरा वाद का निर्णय हुआ है, इस बात को मैं अभी अपील के रूप में नहीं ले जा रहा, मैं पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखता हूँ। आप इसे कह सकते हो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी आप सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल फैसले से बच भी जाओगे और अपने मामले की जांच करके ये भी प्राप्त कर पाओगे कि सुप्रीम कोर्ट फेवर में दे रहा है या अगेंस्ट में। एसएलपी कई बार फाइल होती है, कई बार ऐसे केसेस हैं जिसमें एसएलपी फाइल हुई है, फिर चाहे वो राजीव गांधी के असैसिनेटर्स का केस हो या फिर कई ऐसे केस हों। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के अंदर आप देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर जेल के अंदर थे, उन्होंने भी एसएलपी लगाई थी, है ना। सिसोदिया साहब, नाम नहीं लेना चाहिए बट विद रिग्रेट मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी के साथ साथ में उन पर एक संबंधित बात भी है। तो उन्होंने एसएलपी क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करी थी, है ना। तो इस तरीके की पिटीशन फाइल करके ये लोग ट्राई करके देख लेते हैं कि क्या हमें राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आप इसको देख लीजिए।
है ना। क्यूरेटिव पिटीशन एक कानूनी उपाय है जिसका इस्तेमाल भारत सहित कुछ न्याय क्षेत्रों में न्याय की विफलता को संबोधित करने के लिए किया जा सकता है। ये शिकायतों के निवारण के लिए अंतिम उपाय है। इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय पारित किए जाने के बाद ही दायर किया जा सकता है। याचिकाकर्ता को नए साक्ष्य आधार खोजने के जो मूल्य कार्रवाई के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए थे। हो गया। अब एडवाइजरी पे आ जाओ। सर ये एडवाइजरी क्या होता है? तो बेटा इस एडवाइजरी के लिए मैं आपको फिर से लिखवा दे रहा हूँ, जबकि आप उस चीज़ को अच्छे से समझ चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ ताकि आप और पक्के से हो जाए। एडवाइजरी में क्या होता है? आर्टिकल 143 है संविधान के अंदर। ये आर्टिकल कहता है कि जब भी राष्ट्रपति को किसी फैक्ट पर, तथ्य पर या किसी लॉ पर कोई भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन, कोई भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के बारे में राय चाहिए तो वह किससे पूछेंगे? सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे, जाहिर सी बात है। तो याद रखिएगा बेटा, तब सुप्रीम कोर्ट उनको चाहे तो उत्तर दे, चाहे तो उत्तर ना दे। यानी कि किसी भी प्रकार से ये पूछा हुआ प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के लिए बाध्यकारी नहीं है। और बाध्यकारी की एक ही कंडीशन है कि अगर ऐसा कोई फैक्ट या ऐसा कोई लॉ पूछा गया है जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हो, तभी वह बाध्यकारी होगा। तो यानी कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान लागू होने से पूर्व, ठीक है, 1950 26 जनवरी से पूर्व की अगर हम बात करें तो बच्चों ये कंडीशन थी, ठीक है। अब आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति ने प्रश्न पूछा, सुप्रीम कोर्ट के पास प्रश्न गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया, तो ये बिल्कुल भी अवमानना नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। राष्ट्रपति जो होता है वो अनुच्छेद 53 के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है, ठीक है, और हेड ऑफ स्टेट तो होता ही होता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 50 के तहत जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है, तो ये भी अपने स्थान पे इंडिपेंडेंट है। परंतु हाँ, राष्ट्रपति प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मामले में इन्हें बाध्य कर सकता है। अच्छा, आप उल्टी चीज़ समझिए, अगर मान के चलो सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि डियर राष्ट्रपति जी, हाँ इसका मतलब ये होता है, तो क्या राष्ट्रपति बाध्य है? ना मुन्ना ना, राष्ट्रपति बिल्कुल बाध्य नहीं है। जैसे राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, जैसे सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के कंडीशन से बाध्य नहीं है। इनफैक्ट राष्ट्रपति पे तो किसी भी प्रकार का कोई भी विचार जो बाध्य नहीं है। क्या राष्ट्रपति इस विचार का प्रयोग करके पूरे भारत में लागू कर सकता है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट से ये चीज़ मांगी? नहीं बेटा, कभी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइस होती है। और आप सलाह को पूरे भारत में कैसे लागू कर सकते हो? आप उस सलाह के संबंध में कानून बनाएंगे, सरकार कानून बनाएगी, आप उसमें अंतिम साइन करेंगे, फिर वो विधेयक पारित होकर के अधिनियम बन जाएगा। ये तो आप भी समझ रहे हैं राष्ट्रपति जी। तो इस वजह से याद रखना बच्चों की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो आर्टिकल 143 के तहत आती है वो दोनों पर बाध्यकारी नहीं है। इसको लेके बिल्कुल भी आप चाहें तो एक केस भी चेक कर सकते हैं, इस्माइल फारूकी केस, आप पढ़ लीजिएगा। इस्माइल फारूकी में बोला गया, और ये जो सोर्स है जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया ये एनसीईआरटी से, बिल्कुल भी किसी झांसे में ना है। कोई आपसे कहे नहीं नहीं बाइंडिंग होती है, तो आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं इस मामले में। खुद विभिन्न वेबसाइटों पर विभिन्न लेख हैं, आप उन लेख को जाकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सर आपने हमें एडवाइजरी से अवगत करा दिया, बहुत अच्छा सर। उसके बाद आपने हमें ये बता दिया सर ओरिजिनल 131, राज्य राज्य, केंद्र राज्य, केंद्र राज्य राज्य। उसके अलावा सर आप थोड़ा सा रिट के बारे में बता दीजिए, और सर ये अपील क्या होता है ज़रा ये बता दीजिए, ठीक है। समझिए सर ये रिविजनरी क्या होता है ये भी बता दीजिए। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा कि 137 के अंदर रिव्यू पावर होती है। जुडिशल रिव्यू कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास में 3 तरीके की शक्तियाँ प्रदान होती हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट 3 प्रकार के रिव्यू कर सकता है। पहला लेजिस्लेटिव एक्शंस का। लेजिस्लेटिव एक्शंस कौन से होते हैं? कोई विधि बना दी गई या किसी को विधि बनाने की शक्ति देके उससे विधि बनवा ली गई, तो ऐसी विधि संविधान के किसी भी प्रावधान को हानि तो नहीं पहुंचा रही, उल्लंघन तो नहीं कर रही। उसके बाद में दूसरा क्या होता है? दूसरा ये आ जाएगा कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन है, जैसे मान लीजिए कोविड के समय पे या एक विशेष पर्व के समय पर किसी एक धर्म के लोगों को वंचित कर दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट आगे आ जाएगा, कहेगा ये क्या बात हुई भाई, आपका ये जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के खिलाफ है, तो ऐसे एक्शन का भी रिव्यू कर सकती है, ठीक है। ये याद ही रखिएगा बिल्कुल। और साथ ही साथ आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है, रिव्यू कर सकती है किसी भी एक्शन, ऑर्डर, लेजिस्लेशन, अमेंडमेंट का। आर्टिकल 13 के अंदर ये बात लिखी हुई है, इसको मत भूलिएगा। आर्टिकल 13 के 2 को अच्छे से पढ़िएगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के पास रिविजनरी पावर भी होती है। अगर किसी मामले के अंदर एडवोकेट जो है वो ये कहते हैं सर एक बार इसको देख लीजिए, अंतिम ऑर्डर आपने दे दिया, प्लीज़ इसको एक बार देख लीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे में देख लेता है कि हाँ लाओ मैं रिवीजन कर लेता हूँ, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट या कोई कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन तो नहीं रह गया जिससे सामने वाले के साथ इनजस्टिस हो जाए। तो बेटा इस इनजस्टिस को रोकने के लिए कभी कभार कोर्ट रिवीजन भी कर देता है, आग्रह पे भी कर सकता है, स्यू मोटो भी कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा,
ठीक है, तो ये रिविजनरी शक्तियाँ हो गई, संशोधन के अधिकार अपने दिए हुए मामले में, अपने दिए हुए आप समझते हैं जजमेंट में, ठीक है, आदेश में या फिर जजमेंट हो ही गया। उसके बाद आ जाओ बेटा रिट में। रिट क्या होती हैं? याचिका होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। कहाँ वर्णित है सर? अनुच्छेद 32 में वर्णित है। उससे पहले सर हम अपील देखेंगे। सर अपील क्या होती है? 132 में अपील की बात करी गई है। सर थोड़ा सा ये अपील बता दीजिए कि अपील होती कैसे है। तो बेटा अपील सीधी सीधी बात है, जब आप सबसे निचली अदालत में जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और इसके नीचे भी कई सारी अदालत होती हैं, जेएम सेकेंड क्लास, जेएम फर्स्ट क्लास, सीजेएम। आपको यहाँ से राहत मिल गई, इन तीनों में से किसी कोर्ट से आपको कोई राहत नहीं मिली, तो पहले तो आप अपील कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। पहली अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको अपील का टाइम मिलता है, उसके बाद 60 to 90 डेज़ मिलते हैं आपको। उसके बाद आप जा सकते हैं हाई कोर्ट में अपील करने, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा सकते हैं आप, ये होता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए हाई कोर्ट के पास में पावर होती है कि वो आर्टिकल 133 में, आर्टिकल 134 में दो तरीके हैं, या तो वकील साहब कन्विंस कर लें कि ये जो मैटर है हमारे क्लाइंट का, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आज से पूर्व इस पर कोई ऐसा निर्णय दिया नहीं गया है, और ये इंक्लूड करता है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। सर ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऐसा है जैसे जब देश के अंदर निर्भया कांड हुआ था, जैसे देश में विशाखा वर्सेस राजस्थान का केस हुआ था, तो इन केसों के अंदर कोई विधि थी नहीं भारत में। अब निर्भया के अंदर आप क्या कहोगे? निर्भया के अंदर नाबालिग था, और उस नाबालिग ने, आप समझ ही सकते हैं कि पूरे देश इस हीनियस क्राइम से इतना ज़्यादा मतलब गुस्से में आ गया था कि एक सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर था, तो विधि को रातों रात पढ़ा गया, देखा गया। उसके बाद जीएस वर्मा समिति बनी, सब जानते हैं जीएस वर्मा समिति ने इस 2012 के निर्भया जजमेंट के बाद में आजीवन कारावास, टू बी हैंग टिल डेथ, फांसी तक के प्रावधान जोड़ दिए गए रेप के कंडीशन में। यानी इंडिया के अंदर रेप लॉस को स्ट्रिंजेंट बनाया गया। आप समझ रहे हैं बात को? तो कई बार ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जिन पर डिस्कशन रह जाता है, और ऐसे प्रश्नों को स्वतः हाई कोर्ट भी संज्ञान में ले सकता है, और ऐसे क्रिमिनल मैटर्स में भी हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान में ले सकता है। 133 जमीन संबंधी सिविल मैटर, सिविल बात, और 134 आपराधिक मामले के एवज में। तो ऐसे में हाई कोर्ट या तो वकील की राय पर, कि वकील कहता है सर मुझे एक सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए, मैं सुप्रीम कोर्ट अपील जाना चाहता हूँ, मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर हाई कोर्ट में इससे पहले कोई ऐसा केस है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसके संबंधित कोई रूलिंग उपलब्ध नहीं है, या तो ऐसा कर सकता है। या कभी हाई कोर्ट को महसूस होता है कि यार है तो बात जायज़ कि मैं कुछ ऐसी चीज़ को देख रहा हूँ जो आज तक संविधान के अंदर तो है, लेकिन कभी उसका कोई जिक्र वर्णन कुछ हुआ नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बच्चे क्या होता है कि हाई कोर्ट स्यो खुद से ही 134 का सर्टिफिकेट देता है, वो कहता है डियर सुप्रीम कोर्ट, इस मामले को सुनिए, ये मामला बहुत अर्जेंट मैटर का है, इसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, फैक्ट है ऐसे। तो बेटा ये होती है इस तरीके की पावर, इसे अपील कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के पास अपील करके अंतिम अपील होती है। अब आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, अपील के बाद में आप कहेंगे कि आर्टिकल 72 भी होता है, 161 होता है, जिसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास में मर्सी पटिशन्स भेजी जा सकती हैं। तो इसके लिए आप मेरा राष्ट्रपति का लेक्चर देख सकते हैं, या राष्ट्रपति की क्लासेज जिन बच्चों ने ली वो बेहतर समझ सकते हैं कि ये मर्सी पटिशन में और सुप्रीम कोर्ट के अपील के बाद में क्या भिन्नता रह जाती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसे अपीलेट शक्तियाँ कहते हैं। आइए अब रिट पर चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो रिट कितने प्रकार की होती हैं? सबसे पहले सर्वप्रथम आप वीडियो को पॉज करके अपने मन में रिट का नाम लें, और अगर आप रिट का नाम सही से ले पाते हैं बच्चों, तो आपको इसका मतलब रिट याद है। सबसे पहले कौन सी रिट आती है? तो सबसे पहले सर हम ले लेते हैं हबियस कॉर्पस, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, इसे बोलते हैं यू मे हैव द बॉडी। बेटा इसका सीधा मतलब है, इसमें आप ये गोल्डन लाइन लिख लीजिएगा, ये दोनों चीज़ों के प्रति लागू होती है। ये पब्लिक ऑफिसर के प्रति भी लागू होती है, और किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी लागू होती है। सर इसका मतलब, मान लीजिए आप घर से निकले हैप्पी 16 जून को पेपर देने जा रहे थे। सर 16 जून 2024 की रात याद मत दिलाई सर, उस रात यूपीएससी देने के बाद 2 बजे तक जागे टेंशन में। तो बेटा आप जा रहे थे पेपर देने, और ये कार आई, ठीक है, ये ऑफिशियल मारुति वैन, ठीक है। सर ऐसी तो नहीं होती, लमसम ऐसी होती है सर, ये लाइट है सर। इस कार ने आपको किडनैप करा, और इस कार ने आपको भरा और लेके उड़ गई। तो अब क्या इसके विरुद्ध नहीं जा सकते क्या? सर बिल्कुल जाएंगे इसके विरुद्ध सर, क्योंकि ये निजी व्यक्ति हैं, परंतु इन्होंने मेरा आर्टिकल 21 छीना है सर, दैहिक स्वतंत्रता। और दैहिक स्वतंत्रता कोई भी, चाहे राज्य हो चाहे निजी व्यक्ति हो, मुझे वंचित नहीं कर सकता। तो बेटा आप तुरंत ही हबियस कॉर्पस की याचिका मूव करेंगे, और हबियस कॉर्पस की याचिका मूव करते ही 24 घंटे के अंदर अंदर निर्णय लिया जाता है इस पर। लेकिन सर एक दिन मैं दोबारा घूम रहा था सर, और दोबारा गाड़ी आई, मुझे दोबारा गाड़ी उठा के ले गई सर। अब
सर ये चूहा लग रहा है, सर चूहा उठा के ले गया मुझे, सर किडनैप कर लिया। तो बेटा अगर आप बार बार किडनैप हो रहे हैं तो लिख लीजिए हबियस कॉर्पस के आगे कि इस पर याद रखिएगा, इस पर डबल जियोपार्डी का नियम लागू नहीं होता। सर इसका मतलब बाकी सारी रिटें एक बार, एक व्यक्ति एक मामले में एक बार, लेकिन यहाँ एक व्यक्ति अपने मामले में बार बार हबियस कॉर्पस को मूव कर सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका को मूव कर सकता है। आपको पता थोड़ी ना है कि आप कितनी बार किडनैप होगे भाई, आपको पता थोड़ी ना है कि आप कितनी बार कंफ्यूज होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, ये तो हो गया फिलहाल 16 जून 2024 यूपीएससी, सब कुछ हमने एग्जाम्पल समझ लिया। तो इस रिट को बोलते हैं हबियस कॉर्पस, और इसमें न्यायालय आदेश देता है कि बॉडी वापस करो, यू में हैव द बॉडी। ओके सर, ये हमें समझ में आ गया। आइए रिट के इंपॉर्टेंट चैप्टर के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। तो ये है डायग्राम, ठीक है। हबियस कॉर्पस, क्यू वारंटो, मंडामोस, सर्शियोरारी, प्रोहिबिशो। ओके सर, ये 5 रिटें होती हैं। हाँ बच्चे, जिनको हिंदी में नाम जानने हैं रिटों के वो लिख ले सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, मंडामुस परमादेश, प्रतिषेध रिट प्रोहिबिशन को कहते हैं, ठीक है। और उसके साथ में उत्प्रेषण रिट ऑफ सर्शियोरारी और अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो। तो आइए एक एक करके इन रिटों को समझ लेते हैं। पहले तो ये ध्यान रखिए कि रिट की उत्पत्ति हुई कैसे। तो भैया ये अंग्रेजी विधि से हुई। रिट की उत्पत्ति अंग्रेजी न्यायिक प्रणाली से ली गई है। अंग्रेजी लोक अदालतों यानी मूट कोर्ट में आम कानून अदालतों के विकास के साथ बनाई गई थी। रिट के कानून की उत्पत्ति इंग्लैंड में किंग्स बेंच से हुई है। पहले ये राजा के दिए हुए आदेश होते थे, राजा रिट इशू करता था कि जाओ ऐसा कर दो, लेकिन बाद में राजा मनमानी करने लगा तो रिट्स को ड्राफ्ट कर दिया गया, है ना, कि राजा अपने हिसाब से मनमानी शाही आदेश, आज भी इसको बोला जाता है कि प्रीरोगेटिव रिट्स होती है, लेकिन आज भी कोई भी मनमानी ना कर पाए, इसलिए 5 श्रेणी में वर्गीकृत कर दिया गया। ठीक है, चलिए पहली रिट आप समझ चुके हैं, हैव द बॉडी। उसके बाद देखिए दूसरी देख लीजिए। आइए अब दूसरी रिट की बात करते हैं, बी कमांड परमादेश मंडामुस। अब अगर आपने बत्ती का बिल भरने के लिए किसी सरकारी कर्मचारी को एक एप्लीकेशन दे दी कि मेरे बत्ती का बिल गलत आ गया है, वो माफ़ कर दो या इतना इतना करके, लेकिन आपने एप्लीकेशन दे दी है, परंतु सरकारी कर्मचारी जो कि उस पद पर है एवं यह उसका कार्य है और वो आपकी बात सुन नहीं रहा है, टाले पड़ा है, टाल मटोल कर रहा है, डिले करे पड़ा है, तो बेटा ऐसे में आप जाकर के कोर्ट से मंडामुस की याचिका दायर करके, रिट दायर करके उसके खिलाफ ला सकते हो। परंतु इसमें 2 कंडीशन है। पहला तो वो व्यक्ति उस काम को करने के योग्य हो, और दूसरी बात आप लीगल चैनल से आए हो। ये नहीं कि आप दबाव बना रहे हैं कि तुम एसडीएम हो, तुम तो भैया हमारे मोहल्ले की नाली भी साफ़ करवाओगे। ऐसा नहीं है, वो आपके नौकर नहीं है, आपके नौकर हैं लेकिन आपके निजी नौकर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो राज्य में व्यवस्थाएं बनाने के लिए हैं, राज्य सरकारों के प्रति उनका उत्तरदायित्व होता है, जनता के लिए उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, चलो अगला, वी स्टॉप प्रोहिबिशन। बेटा ये तब होता है जब कोई न्यायालय में आपके प्रति कार्रवाई चल रही हो और उस न्यायालय के पास में न्यायिक क्षेत्र है ही नहीं। मतलब क्या मजाक हो गया कि एक दिन मैं डॉक्टर के पास गया और मैंने देखा वहाँ पर डॉक्टर साहब नहीं थे, एक व्यक्ति सफ़ेद वेशभूषा में बैठा हुआ था। मैंने कहा अरे भैया आप कौन हो? तो बोले भैया मैं डॉक्टर साहब। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये सुई लगा दो ज़रा, ये टिटनस की ऐसा ऐसा हो गया है। तो वो डॉक्टर ना होते हुए उस व्यक्ति ने क्या करा, सुई मेरे लगा दी। मुझे बाद में पता चला भैया ये तो कंपाउंडर निकला है। ये क्या निकला है? कंपाउंडर निकला है। अब समस्या इस बात की हो गई बच्चों कि कंपाउंडर का ये क्षेत्र था ही नहीं। क्षेत्र था क्या? नहीं था, लेकिन उसने कार्य तो कर दिया। तो बेटा 2 तरीके हुए, एक तो मैं कार्य करने से पहले रोक सकता था। अब कोई कोर्ट के पास में मेरा न्यायालय में, किसी न्यायालय में मेरा कोई मामला दर्ज है, लेकिन न्यायालय की वैल्यू ही नहीं है। जैसे मेरी ज़मीन 5 लाख रुपए की है, उस न्यायालय की हैसियत है कि वो 2 ही लाख तक का मामला सुना पाए, तो ये 5 लाख का कैसे सुना देगी? तो मैं ये रिट ऑफ प्रोहिबिशियो प्रोहिबिशन लगा के, प्रतिषेध की रिट लगा करके उस न्यायालय को बाध्य कर दूंगा कि भैया तुम्हारा अधिकार क्षेत्र है ही नहीं। पर अगर उस न्यायालय ने फैसला सुना दिया होगा तो सुनाए हुए फैसले को पलटने के लिए भी एक याचिका है जिसे कहते हैं सर्शियोरारी। बेटा इन दोनों का कनेक्शन समझना, इन दोनों का कनेक्शन समझना। एक जब कार्रवाई चल रही है, एक जब कार्रवाई पूरी हो चुकी है, एक जब बात न्यायालय में लंबित है, एक जब बात का निर्णय आ चुका है। तो निर्णय आने के बाद सर्शियोरारी काम करती है, निर्णय से पहले ये काम करती है। ठीक है, आई विश, ठीक है, यही काम करती है। तो सर परमादेश हो गया, प्रतिषेध हो गया, सर्शियोरारी हो गया, ये भी हो गया, ये भी बताई दीजिए। क्यों वारंटो का मतलब सीधा होता है, मैं खुद पूछ रहा हूँ कि भैया तुम्हें अथॉरिटी है कि नहीं है। ठीक है, मेरे घर के सामने रोड बन रही थी, उसमें 2 लोग खड़े हुए थे, तो मैंने कहा अरे भैया कैसे खड़े हो? तो एक आदमी बोला हम ये रोड बनवा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा आप किस पद पे हैं, कौन है?
तो ना तो वो व्यक्ति रोड बनाने के लिए ठेकेदार था, ना तो पीडब्ल्यूडी एक्सपर्ट था, ना तो कोई भी था, ना तो ऐसा कोई लेबर था जिसको बुलाया गया है। तो मैंने उससे पूछा तो मुझे लगा अच्छा ये कहीं ना कहीं रोड नहीं बना रहे, ये आज शाम तक सारी सामग्री गायब कर देंगे। फिर एक वाक्य आएगा अखबार में, रोड हुआ करती थी। तो मैंने न्यायालय में तुरंत ही याचिका डाल दी। ये तो मैं आपको इमीडिएट केस बता रहा हूँ। ऐसे केस में तो पुलिस को पहले एफआईआर लिखवानी चाहिए, आपको इत्तला करनी चाहिए कि हमारे घर के सामने ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर आप किसी जगह पर आपका कोई वाद है, तहसीलदार के सुलझाने का मामला है, नायब तहसीलदार का है, और उसको सुलझा कोई और रहा है, तो आप उससे पूछ सकते हो ना कि आपकी किस हक से, क्या पद है आपका, क्यों वारंटो, कौन है भैया आप। तो याद रखिएगा ये 5 प्रकार की रिट जो होती हैं वो रिट पॉवर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट होती हैं। तो आपने रिमूवल देख लिया, रिव्यू देख लिया, काफ़ी सारी चीज़ें देख ली, और प्लीज़ इस चार्ट को बना लीजिएगा। हाबियस कॉर्पस मंडामुस, इसमें से आपको एक कंडीशन याद रखनी है कि सर्शियोरारी और प्रोहिबिशन जो है वो बेटा, प्रोहिबिशियो भी इसे कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ न्यायालय में काम करती हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यायालय में, सिर्फ और सिर्फ। सर एग्जीक्यूटिव कार्यों पे नहीं, न्यायालय पे यस, एग्जीक्यूटिव पे नहीं, न्यायालय पे यस। क्यों वारंटो हर जगह, मंडामुस हर जगह, हबीज कॉर्पस राज्य पे भी, पब्लिक पे भी, प्राइवेट पे भी, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हबीज कॉर्पस समझ चुके हैं आप। ये कुछ इमेजनरी फैक्ट है, आप इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, और आप जान सकते हैं कि किस किस तरीके की चीज़ें होती हैं हबीज कॉर्पस के अंदर। आपको ये पीडीएफ निश्चित ही मिल जाएगी। परंतु मेरा आपसे एक आग्रह है बच्चों, जो लोग लेक्चर से थोड़ा बहुत भी इंप्रेस हुए हैं, या जिन्हें थोड़ा बहुत भी लेक्चर समझ आया है, या जिन्हें लगता है कि हाँ चीज़ें जा रही हैं जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा आपसे विशेष आग्रह है बच्चों। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है, मैं यहाँ पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, पॉलिटी पढ़ाता हूँ। ठीक है, और मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से आपके हर डाउट सॉल्व करने के लिए प्रयास करता हूँ। इट इज़ अ 2 वे लर्निंग प्रोसेस। मैं आपसे सीख रहा हूँ, आप मुझसे सीख रहे हो, और हम दोनों को एक दूसरे से चीज़ें सीखने में आनंद तभी आएगा जब आप कक्षा के अंदर आकर के बैठेंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लोग हैं राज्य सरकार की इस योजना का पूर्ण लाभ लें बच्चों। मेरा आपसे 100% प्रयास रहेगा ये कहने का कि हमेशा ऐसी लाभकारी योजनाएं बच्चों बहुत कम आती हैं, और इस योजना से जितने भी लोग लाभान्वित हो जाएं वो हमारे देश के लिए गौरव की बात है, हमारे राज्य के लिए गौरव की बात है। ईश्वर करे आप सब लोग सफलता प्राप्त करें, आपको जल्दी अच्छे से सफलता मिले। आई होप आपका कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप क्लास टाइम में क्लास में आके डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं, ऑफिस आ सकते हैं, मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आपको पता है कहाँ संपर्क करना है, कैसे संपर्क करना है। और इसके अलावा कुछ और चीज़ों पे जो भी हैं मैं वीडियो लेके आऊँगा, जुडिशियल एक्टिविज़म पे भी वीडियो लेके आऊँगा। बस आपको मैं चलते चलते थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये ध्यान रखिएगा कि अगर कभी कोई आपसे पूछ ले कि जुडिशियल ओवर रीच क्या है, कभी कोई आपसे पूछ ले कि जुडिशियल ओवर रीच क्या है, ठीक है, तो आप हमेशा उसको बता सकते हैं जब न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के काम में हस्तक्षेप करे, इंटरफियरेंस करे, इट इज़ कॉल्ड जुडिशियल ओवर रीच। ठीक है, और अगर आपसे कोई एक आर्टिकल पूछ ले 142 बताओ बच्चे, तो लिख देना इसे कहते हैं एब्सोल्यूट जस्टिस। इसका मतलब होता है पूर्ण न्याय। बेटा ये सबसे खतरनाक आर्टिकल है, इसका प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है। छोटा सा हिस्सा आपको बता देता हूँ कि करीब करीब 7 लोग अभियुक्त थे, यानी 7 लोग दोषी पाए गए थे 21 मई 1991 को आदरणीय राजीव गांधी जी के हत्या में, असैसिनेशन में। ठीक है, तो बेटा हुआ ये था कि ये लोग जो हैं, अब देखा जाए तो इन्होंने एक पॉलिटिकल लीडर, हमारे देश के इतने इंपॉर्टेंट फिगर का, हमारे देश के इतने इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर की हत्या करी थी। आपके मन में भी आता होगा कि ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए, लेकिन हमारी आपकी सोच से परे है ना न्यायिक सिस्टम। वो तो हर व्यक्ति के साथ न्याय के लिए स्तंभ प्रदान करता है, न्यायिक स्तंभ प्रदान करता है। तो बेटा हुआ क्या कि आप जानते हैं इन लोगों ने क्या करा होगा, इनके खिलाफ सबसे पहले मामला चला होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। अब जब सुप्रीम कोर्ट के बाद अंतिम रास्ते 2 बचते हैं, एक तो राज्यपाल का बचता है गवर्नर आर्टिकल 161, और एक राष्ट्रपति का बचता है अनुच्छेद 72। अब हुआ क्या कि इनमें से 6 कैदियों में से एक पिनरेली विलम जो भी नाम था उनका, सॉरी मैं नाम गलत प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, तो उनमें से एक अभियुक्त ने क्या करा, ये मामला भेज रखा था किसके पास, राज्यपाल के पास, और राज्यपाल के साथ साथ ये मामला राष्ट्रपति को भी भेज रखा था। ठीक है, अब हुआ क्या बच्चों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों के पास अधिकार है सुनाने का। ठीक है, लेकिन आप जरा सोचो, आपने यूपीएससी का पेपर अटेम्प्ट करा, आपका रिजल्ट 1 महीने में नहीं आ रहा, 2 महीने में नहीं आ रहा, 3 महीने में नहीं आ रहा, 4 महीने में नहीं आ रहा, 1 साल में नहीं आ रहा, डिमोटिवेशन आएगा ना, एंजाइटी होगी ना, परेशान होंगे ना। तो बेटा ऐसा ही हुआ कि इन लोगों की याचिका, समझ रहे हैं आप, हमारे देश के राज्यपाल के पास और हमारे देश के उस राज्य के राज्यपाल के पास, देश के राष्ट्रपति के पास इनकी याचिका पेंडिंग थी, और इनके पेट में रोज गुड़गुड़ाहट, रोज मुझे जेलर से, वार्डन से आई याचिका आई, स्वीकृत होके आई।
तो बेटा गवर्नर ने, जब गवर्नर पर उल्टा ये समझिए कि तमिलनाडु की सरकार ने ये अलाउ भी कर दिया कि इन लोगों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बेटा 30 साल का समय तो वैसे ही हो चुका था, लमसम लमसम धीरे धीरे करके, और ये काफ़ी ज़्यादा सज़ा जो है वो काट भी चुके थे, और इनमें से कई अभियुक्त जो हैं, इनमें से एक दो अभियुक्तों को जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला था, किसी को कैपिटल पनिशमेंट फांसी मिली थी, तो वो आजीवन में बदल दी थी। तो तमिलनाडु सरकार ने ऑलरेडी इस मामले पे कह दिया राज्यपाल से, लेकिन राज्यपाल ने एक हरकत करी और उठा करके फाइल भेज दी राष्ट्रपति के पास कि आप इस पर विचार करो। अब राष्ट्रपति पेंडेंसी पे डाले पड़े हैं। तो बेटा सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, 142 का प्रयोग करके, आर्टिकल का प्रयोग करके, अभी रिसेंटली नवंबर की बात है, 11 या 17 नवंबर जो भी है, 2022-23 की बात है ये, तो बेटा हाँ 2023 की एक बार चेक जरूर कीजिएगा। तो बेटा सुप्रीम कोर्ट ने सब के सब 6 के 6 अभियुक्त जो बचे हुए थे, एक को तो पहले ही छोड़ दिया था, सबको उठा करके बाहर कर दिया और सीधे बोला कि आर्टिकल 21 का हनन है। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू स्पीडी ट्रायल, भाई त्वरित कार्रवाई करके व्यक्ति को फटाफट से आप उसका ट्रायल चलाइए और उसे मुक्त कीजिए, और आप यहाँ पर उसकी जान के साथ डेली मार रहे हो, और वैसे भी अपनी आधी आधी इतनी सज़ा काट चुके हैं कि अब इनको क्या आप सज़ा दोगे। तो बेटा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आर्टिकल 142 में एब्सोल्यूट जस्टिस की पावर का प्रयोग करते हुए इनको छोड़ दिया। ये पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की, एब्सोल्यूट जस्टिस की पावर। खैर आप इन लेक्चर्स को देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। दिस इज अभिषेक मिश्रा साइनिंग ऑफ। और थोड़ी तबीयत नदारत होने की वजह से मैंने पूरा प्रयास करा है, तो आपके अप्रिसिएशन की हमेशा ज़रूरत रहेगी, और सभी लोग पढ़ें। थैंक्स अ लॉट, गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। दिस इज अभिषेक मिश्रा फ्रॉम पीलीभीत, ठीक है। लेक्चर इज रिकॉर्डेड फॉर अभ्युदय बरेली। थैंक यू।